निश्चय इस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में मानहानि की संवैधानिकता को बरकरार रखा। नंबर 2, भारत में मानहानि सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। हटा देते हैं, सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। पूछा है कौन से कथन सही है, तो पहले देखते हैं चर्चा में। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस और जी न्यूज से जवाब देने को कहा गया। दरअसल में जी न्यूज ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर मानहानि का केस किया था और इसी सिलसिले में इनसे जवाब मांगा गया। तो मानहानि चर्चा में है, तो देख लेते हैं। मानहानि किसी व्यक्ति, व्यवसाय, उत्पाद, समूह, सरकार, धर्म या राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला कोई वक्तव्य बोलना, संप्रेषण करना, उसे मौखिक रूप से या सांकेतिक रूप से ऐसा करना मानहानि के दायरे में आता है। और भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में मानहानि सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार की हो सकती है। ये कैसे? सिविल मानहानि उसको कहा जाएगा जिसमें दंड के रूप में कुछ क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, और क्रिमिनल मानहानि वो होगी जिसमें दंड के रूप में सजा भी दी जा सकती है। तो भारत में दोनों ही प्रकार की मानहानियों का प्रावधान है। और मानहानि का प्रावधान कहाँ है? संविधान में है या कहाँ है? जैसे कि न्यायालय की अवमानना संविधान में है, वैसे मानहानि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में ये परिभाषित है। और ध्यान रखेंगे कि ये जो 499 में परिभाषित है, ये आपराधिक मानहानि परिभाषित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 आपराधिक मानहानि। फिर ये सिविल मानहानि, ये कहाँ परिभाषित है? ये परिभाषित नहीं है, ये एक टोर्ट लॉ है। टोर्ट लॉ ऐसे कानून होते हैं जिन्हें कहीं परिभाषित करने की जरूरत नहीं होती। ये कॉमन सेंस के आधार पर क्या करना गलत हो सकता है, इसके आधार पर इनकी व्याख्या की जाती है। देखते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दूसरा देखते हैं पहले। भारत में मानहानि सिविल और आपराधिक दोनों हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। पहला, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में मानहानि की संवैधानिकता को बरकरार रखा। ये मानहानि की संवैधानिकता से संबंधित नहीं था, डिफेमेशन से संबंधित नहीं था, ये सेडिशन या राजद्रोह से संबंधित था। तो उस मामले में राजद्रोह की संवैधानिकता को बरकरार रखा था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा। पूछा है कौन से सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, केवल 2। नेक्स्ट, ब्रू शरणार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ब्रू। ब्रू पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में फैले हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं ये। नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार ने ब्रू शरणार्थियों के मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नंबर 3, मिजोरम में उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में पहचाना जाता है। इसको भी देखते हैं क्यों चर्चा में है। हाल ही में मिजोरम से विस्थापित हुए ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने त्रिपुरा में गैर ब्रू समुदायों की संयुक्त पुनर्वास समिति द्वारा प्रस्तावित पुनर्वास स्थलों को अस्वीकृत कर दिया। दरअसल में मिजोरम से बहुत बड़ी मात्रा में ब्रू समुदाय त्रिपुरा पहुंचा है, और त्रिपुरा में इनका कहाँ पुनर्वास किया जाए उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ब्रू समुदाय का कहना है कि उस कमेटी में गैर ब्रू समुदाय के सदस्य हैं, और जिस कारण इन्होंने जो स्थान सुझाए हैं जहाँ पे इन्हें पुनर्स्थापित किया जाएगा, उसका इन्होंने विरोध किया है। और जो संख्या है कि कितने परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा 500 का, उसका भी उन्होंने बोला है कि 500 नहीं, ये 2500, 3000 इतने परिवारों के आसपास यहाँ पुनर्वास होना चाहिए। ये क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? कह रहे हैं कि इन्हें जो स्थान दिए जा रहे हैं वो वहाँ आधारभूत अवसंरचना का अभाव है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो इस वजह से इन्होंने इसका विरोध किया है। मिजोरम में हिंसा के कारण ये विस्थापित हुए थे, विस्थापित होकर त्रिपुरा में इनका पुनर्वास करना है, और हाल ही में भारत सरकार ने इसका एक समझौता भी किया है। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा ब्रू शरणार्थियों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ऐतिहासिक समझौता किया गया है। इस समझौते में केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू प्रतिनिधि शामिल हैं।
जहां से विस्थापित हुए हैं, जहां पुनर्स्थापित होने हैं। मिजोरम से विस्थापित हुए हैं, त्रिपुरा में पुनर्स्थापित करा जा रहा है। ये 2 पक्ष शामिल हैं, केंद्र सरकार शामिल है और ब्रू शरणार्थी के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये ब्रू जनजाति जो है इसको ब्रयान भी कहा जाता है, जनजातीय समुदाय है और पूर्वोत्तर भारत के ये मूल निवासी हैं और मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम और असम में विस्तृत हैं। इन क्षेत्रों में मुख्यतः रहते हैं और इन्हें त्रिपुरा में, विकल्प में लिखा हुआ है मिजोरम में नहीं, त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा इन्हें प्राप्त है। देखते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ब्रू जनजाति के लोग हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम इनमें फैले हुए हैं। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने इनके पुनर्स्थापन के लिए एक समझौता किया है, ये भी ठीक है। मिजोरम में उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में रखा जाता है, ये गलत है। मिजोरम में नहीं, कहाँ रखा जाता है, त्रिपुरा में। तो पूछा कौन से सही हैं, 1 और 2 सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 और 2। नेक्स्ट, ये जो अभी बेरूत का विस्फोट हुआ, इस पर हमने अभी 1-2 दिन पहले भी क्वेश्चन बनाया था। तो इस विस्फोट में कौन विस्फोटक जिम्मेदार है, किसकी वजह से विस्फोट हुआ, पीसीएस में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। देखते हैं, स्टाइलिन गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, पोलोनियम 210 या अमोनियम नाइट्रेट। ये हम कल परसों की न्यूज में भी देख चुके हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट। कुछ देख लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। इसका फॉर्मूला है NH4NO3। NH4NO3 सफेद क्रिस्टलीय रसायन है, जल में घुलनशील है और एक वाटर पोल्यूटेंट भी है। और विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में विस्फोटक नहीं होता और इससे ये बनाया जाता है ANFO, जो कि विस्फोटक होता है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा खतरनाक सामग्री के वर्गीकरण के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट को ऑक्सीकारक के रूप में रखा गया है और ग्रेड 5.1 का ऑक्सीकारक। किसी ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने से इसमें भयानक तबाही हो सकती है और अत्यधिक गर्मी के कारण भी इसमें विस्फोट हो सकता है और श्वसन तंत्र में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां इससे हो सकती हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट, इतना आप ध्यान रखेंगे कि जो बेरूत वाली घटना हुई है वो अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुई है। तो आंसर है इसका डी, अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, चावल की पोकली किस्म। ये पोकली क्या है, चावल की किस्म है। तो ये किस लिए जानी जाती है, सबसे लंबे समय तक खाना पकाने का समय, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है इसके पकने का वो अन्य चावलों में सबसे अधिक है, इस वजह से जानी जाती है। नंबर बी, खारे पानी के प्रति प्रतिरोध है इसका, मतलब खारे पानी वाले क्षेत्रों में जहां अन्य चावल नहीं हो सकते वहां भी इसको उपजाया जा सकता है। ये सूखा प्रतिरोधी है, इसका मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहां चावल नहीं हो पाता वहां भी इसको लगाया जा सकता है। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। चावल की पोकली किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है, खारे जल के प्रतिरोध के लिए। ठीक, तो यहाँ भी इसको लगाया जा सकता है। इसका उत्पादन केरल के तटीय जिलों में किया जाता है और इसे भौगोलिक संकेतक भी प्रदान किया गया है, जिस वजह से समय समय पर चर्चा में रहती है और जैविक रूप से उगाई जाती है और विशिष्ट स्वाद होता है इसका और प्रोटीन की उच्च मात्रा इसमें पाई जाती है। तो यह चावल की खारे जल के प्रतिरोध वाली किस्म। ठीक, पोकली प्रजाति क्या है, तो संबंध ध्यान रखेंगे, इसका संबंध चावल से है, खारे जल के प्रति प्रतिरोध है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, खारे पानी का प्रतिरोध। नेक्स्ट, अटल भूजल योजना, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 600 करोड़ रुपए का विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक, नंबर 2, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच इसका फंडिंग पैटर्न 50-50 है, दोनों 50-50% पैसा इसमें खर्च करेंगे। नंबर 3, इस योजना के तहत कुछ राज्यों को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है, कुछ राज्यों को। ठीक, तो कुछ राज्यों में इसको किया जा रहा है। देखिए तो क्या आंसर होगा इसका, देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
एनजीटी द्वारा भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर कुछ कड़ी शर्तें लागू की गई हैं, इसलिए ये भूजल का मुद्दा चर्चा में है, इसलिए अटल भूजल योजना पे प्रश्न बनाया गया है। और एनजीटी ने क्या किया है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा जो 2020 में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं व्यावसायिक उपयोग के लिए, उसको इसने रद्द कर दिया है। इससे पहले भी इसने 2018 में कुछ दिशा निर्देश जारी करे थे, उसको भी एनजीटी ने रद्द कर दिया था। ठीक। और अगर जल की बात करें तो जल गुणवत्ता के सूचकांक में भारत का 122 देशों में 120वां स्थान है। इसका मतलब भारत में जल गुणवत्ता बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और कुछ फैक्ट आप इसमें देख सकते हैं कि 2020 तक देश के 21 प्रमुख शहरों में भूजल की कमी हो जाएगी। और अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो जितना भूजल पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है उसका 25% भूजल भारत में प्रयोग किया जाता है। ये कुछ फैक्ट है। और भूजल में सुधार के लिए हमने क्या योजना चलाई हुई है, अटल भूजल योजना, उसे देख लेते हैं। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और विश्व बैंक के द्वारा स्वीकृत है और 6000 करोड़ की योजना है। विकल्प में दिया हुआ है 600 करोड़, तो वो गलत हो जाएगा। 600 करोड़ नहीं, 6000 करोड़ की योजना है और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला विकल्प उसमें गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 6000 करोड़ की जगह 600 करोड़ लिखा हुआ है। भारत सरकार और विश्व बैंक का फंडिंग पैटर्न इसमें या उनकी भागीदारी 50-50 है। इस योजना की अवधि 2020 से 2025 है और गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए प्राथमिकता वाले राज्यों में चयन किया गया है। इसका मतलब ये प्राथमिकता वाले राज्यों का चयन भी करती है, 50-50 पे भी आधारित है। भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य 2020 से 2025 की अवधि के लिए चलाई जा रही है और इसकी जो फंडिंग है वो 6000 करोड़ रुपए की है। देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा। यह 600 करोड़ रुपए का गलत हो गया, 600 करोड़ नहीं गिनना, 6000 करोड़। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच फंडिंग पैटर्न या अनुदान 50-50 है, ठीक है। और इस योजना के तहत कुछ प्राथमिकता वाले राज्यों को चिन्हित किया जाता है, ये भी ठीक है। पूछा है कौन से विकल्प सही हैं, 2 और 3 सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर ये क्विज आपको पसंद आती है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसके लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।